फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल ने 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल्स हम आज करेंगे। तो फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क। Work should be divided into small task jobs. A trained specialist who is competent is required to perform each job. Thus, division of work leads to specialization. फ्योल का ये प्रिंसिपल कहता है डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब है कि वर्क को हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देनी है, जो वर्क है उसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बना दिया, सेल्स अलग डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देने, तो उससे क्या होएगा, वर्क डिवाइड हो जाएगा। और जो काम पर्सन है, अब एक पर्सन एक काम को बार बार करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आती है। जब हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन आ जाती है वर्क में। तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में और भी आसानी हो जाती है, ठीक है। Next is authority and responsibility. Authority means the right to give orders and to obtain obedience. Responsibility means the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. There should be a balance between authority and responsibility. फ्योल का ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा। और अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं बट अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं, तो वो पर्सन ओवरबर्डन हो जाएगा, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड बाय साइड चलनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फ्योल का ये प्रिंसिपल बोल रहा है कि इसमें बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। कि हमें जहाँ जितनी नीड है उतनी अथॉरिटी देनी है, जहाँ जितनी नीड है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ठीक है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो साइड बाय साइड। अब नेक्स्ट है डिसिप्लिन। फ्योल का ये प्रिंसिपल डिसिप्लिन क्या कह रहा है, इसमें ये है कि डिसिप्लिन इज़ द ऑबिडेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि डिसिप्लिन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होते हैं, और अगर वो डिसिप्लिन है और वर्कर्स उस डिसिप्लिन में रह कर वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ उस डिसिप्लिन में रह के वर्क कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को बहुत ईजिली अचीव कर पाएगी। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो रहेगी, ठीक है। Next is unity of command. The principle of unity of command states that each participant in a formal organization should receive orders from and be responsible to only one superior. According to Fayol, there should be only one and one boss for every individual employee. यूनिटी ऑफ कमांड का ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ऑर्डर्स एक जगह से रिसीव होने चाहिए, कि एक बॉस होना चाहिए, ठीक है। हर एक एम्प्लॉयज़ को या सबको पता होना चाहिए कि उन्होंने ऑर्डर्स कहाँ से रिसीव करने हैं, कि ये मेन हेड है, हमने यहाँ से ऑर्डर्स रिसीव करने हैं, ठीक है। अब बाकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि वो टॉप लेवल पे अलग डिसीजंस, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, और नीचे लेवल पे अलग अगर उन्होंने थोड़ी बहुत ही अथॉरिटी दे रखी है कुछ डिसीजंस लेने की, ठीक है, तो वो नीड है उस ऑर्गेनाइजेशन की। बट ये है कि यूनिटी ऑफ कमांड का ये है कि उन्हें एक बॉस होना चाहिए, कि जहाँ सबको पता है कि हमने यहाँ से और अपने ऑर्डर्स रिसीव करने हैं, और ये मतलब ये हमारे बॉस हैं, ये इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने इनको ही अपना रिपोर्ट करनी है, ठीक है। वन बॉस होना चाहिए। ये नहीं है कि बॉस अलग अलग हैं तो कंफ्यूज है एम्प्लॉयज़ की, भाई उन्होंने किसको आंसर करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। Unity of direction. Each group of activities having the same objective must have one head and one plan. All the units and decisions of an organization should be moving toward the same objective through coordinating efforts. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, कि ये प्रिंसिपल कह रहा है कि
एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। ये नहीं है कि मल्टीपल्स प्लान है, काफ़ी सारे प्लान्स हैं, तो फिर इतने प्लान्स होंगे तो सब एम्प्लॉयज़ हैं जो वो क्या कन्फ्यूज़न में रहेंगे प्लान्स को फॉलो करने में। तो वन हेड एंड वन मेन पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए कि जिसमें पता होना चाहिए सबको कि हमने ये प्लान को फॉलो करना है, ठीक है। बॉस एक होना चाहिए और प्लान्स भी उनको जो है क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट है, हमने इसको अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गया पर्सनल इंटरेस्ट, टू जनरल इंटरेस्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। तो इसमें ये है कि इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। कि जो एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, उनके लिए वो इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है उसमें उनको इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, ना कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट पे, ठीक है। अगर उनका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के वो गोल को अचीव करने में मतलब काफ़ी अच्छा अपना जो भी है दे पाएंगे, अपना योगदान काफ़ी अच्छा दे पाएंगे। और अगर वो पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखेंगे, पर्सनल इंटरेस्ट को देखेंगे, तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशन का गोल उनके लिए मायने नहीं रखेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि उनका जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ करना चाहिए। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो रेम्यूनरेशन हम एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं, वेजेस, सैलरीज, बोनस, वो सब फेयर होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि हम सेम लेवल पर वर्क काम कर रहे दो एम्प्लॉयज़ में हम मतलब कर रहे हैं, ये भेदभाव कर रहे हैं कि एक को अलग वे पे कर रहे हैं और एक का पे स्केल अलग है, ठीक है। तो अगर सेम लेवल है तो सेम ही होना चाहिए। मतलब अगर किसी का वर्क डिफरेंस है तो उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन ज़रूर मिलनी चाहिए, ठीक है। ये फेयर होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल यही कह रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ को हम पे कर रहे हैं वो फेयर होना चाहिए, उनके वर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तभी वो एम्प्लॉयज़ अपने मतलब काम की तरफ लॉयल रहेंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, वेयर एज इट इज पजल अमंग मोर देन वन पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। की सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि जो पावर है डिसीजन मेकिंग की वो टॉप लेवल पे है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि हर लेवल पर अलग अलग डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। अब जो फ्योल का प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड भी होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइज्ड भी होनी चाहिए, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो टॉप लेवल पे होने चाहिए, और जो कुछ डिसीजंस है जो इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं इतना, वो मिडल या लोअर लेवल पर भी लिए जा सके। तो दोनों ही होनी चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट्स ऑफ सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स आर नोन एज स्केलर चेन। अब देखो जैसे ए है, बी सी डी, तो ए ने अगर कोई काम अथॉरिटी देनी तो ए बी को कन्वे करेगा, बी सी को, सी डी को, ठीक है। ए फिर आगे एल को कुछ काम दे रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है, फिर एल आगे एम को करेगा, फिर एम एन से कम्युनिकेट करेगा। और इन्होंने कि अगर कम्युनिकेट करना है, काम देना है, तो ऐसे आगे आगे चलेगा। तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी। की लाइन एक ऑर्डर में ही वर्क होगा, एक ऑर्डर में ही काम हो रहा है, तो वो हो गया लाइन ऑफ अथॉरिटी। बट इन केस ऑफ एमरजेंसी, स्केलर चेन का मतलब प्रिव्योल का प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर एमरजेंसी है तो उसमें क्या है कि डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो हम करते हैं गैंग प्लैंक के थ्रू। वो गैंग प्लैंक के थ्रू क्या कर सकता है, अगर सी ने एम से कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकता है लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो किए बिना भी, ठीक है। तो वो गैंग प्लैंक के थ्रू कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑर्डर। The principle of order states that a place for everything, everyone and everyone in its his or her place। की ऑर्डर का मतलब है कि ऑर्डर में होना चाहिए,
कि ये प्रिंसिपल कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, कि हर एक चीज़ की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए और हर एक चीज़ एक अपनी प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर पर्सन है तो वो अपने प्रॉपर प्लेस पे पोजीशन पे होने चाहिए, और अगर मटेरियल है तो वो मटेरियल की पोजीशन जगह पे होने चाहिए, कि अगर किसी ने भी कुछ भी देखना है या ढूंढना है तो आसानी हो सके, कि पता है कि इस पर्सन की ये प्लेस है वो यहाँ मिलेगा, ये मटेरियल की ये प्लेस है तो वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, हर एक चीज़ एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इक्विटी। दिस प्रिंसिपल emphasize kindliness and justice in the behavior of the managers towards workers. There should be no discrimination against anyone. The principle of equity का मतलब है इक्वल। ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि मैनेजर्स, ठीक है, को वर्कर्स के टुवर्ड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी में भी, कोई किसी के रिलीजन को लेके कि वो इसका रिलीजन अलग है, उसका कलर अलग है, उसकी या कास्ट अलग है, किसी भी चीज़ को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ personnel should be selected and appointed after due and rigorous procedure, but once selected they should be kept at their minimum post position for a minimum fixed tenure. They should have stability of tenure। कि मतलब कि ये प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर हमने एक सिलेक्टेड प्रोसीजर के थ्रू जब हमने अपॉइंट कर दिए पर्सन को, तो हमें उनका एक मिनिमम टाइम पीरियड रखना चाहिए, कि उनको जब हम टर्न ओवर कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब हमने पर्सन को सिलेक्ट कर लिया एक पोजीशन पे, तो कम से कम 6 मंथ का गैप जैसे होना ही चाहिए, कि हम ये नहीं है कि आज उसको कर रहे हैं, आज उसको मतलब अपॉइंट कर लिया तो 6 मंथ बाद उसको चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 6 मंथ्स का नहीं, मतलब मिनिमम एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि हमें इतने पीरियड तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी पोजीशन या उसको ट्रांसफ़र टर्न ओवर नहीं देंगे। ठीक है, ये होना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार हम एक पर्सन को प्रॉपर सिलेक्ट कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, फिर उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका वर्क को करने की, तो फिर उसको चेंज कर दें, तो फिर ऐसे तो हम नए पर्सन को फिर अपॉइंट करेंगे, फिर ट्रेनिंग, यही सब में पैसे वेस्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो एक मिनिमम टाइम पीरियड ज़रूर होना चाहिए। Next is initiative. Initiative means taking the first step with self motivation. It is thinking out and executing the plan. It is one of the traits of an intelligent person. Initiative mean कि आगे आके काम करना। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये होना चाहिए कि हर एक पर्सन जो एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, वो आगे आके अपने प्लान्स आगे रख सकें, अपनी उनको कोई इनोवेशंस है, कोई इनोवेटिव प्लान है तो वो अपना आगे रख सकें। ठीक है, उनको सेल्फ मोटिवेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, उनको मोटिवेशन भी करनी चाहिए और उनको ये प्रेरित करना चाहिए कि वो आगे आके अपने प्लान्स या अपने जो भी है आगे आके वर्क कर सके, आगे आके काम करें। ठीक है, अपनी इंटेलिजेंसी प्रूव करे, अपने मतलब अगर कोई पर्सन किसी चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट है या कोई है तो वो आगे आगे अपने आप को रख सके। ठीक है, इनिशिएटिवनेस होनी चाहिए पर्सन्स में, एम्प्लॉयज़ में, वर्कर्स में, ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो नेक्स्ट इज स्पिरिट द कॉर्प्स। अकॉर्डिंग टू फ्योल, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज़। A manager should replace I with we in all his conversation with workers to foster team spirit। कि फ्योल के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है ना, उसको क्या प्रमोट करना चाहिए, टीम स्पिरिट। कि अगर तो एम्प्लॉयज़ के बीच में टीम स्पिरिट होगी, यूनिटी होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से अचीव हो पाएगा, मैनेजमेंट अच्छे से वर्क कर पाएगी। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि मैनेजमेंट को ये रिप्लेस करना चाहिए आई को वी के साथ, कि मैं को हम के साथ रिप्लेस होना चाहिए, मैं नहीं होनी चाहिए, हम होना चाहिए। ठीक है, यूनिटी होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए अमंग दी ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसको बढ़ावा देना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल यही कह रहा है कि यूनिटी होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ में। ठीक है।